प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। और राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के अंतर्गत आज हम केवल दो तत्वों की बात करेंगे, भूगोल और प्राकृतिक साधन। अर्थात किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का आपको अध्ययन करना हो तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वहाँ जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में मुख्यतया बेटा 11 तत्व आते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में 11 के 11 तत्वों के नाम बतलाए थे। फिर मैंने आपको कहा था कि इन 11 तत्वों के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। तो आज हम राष्ट्रीय शक्ति के 11 तत्वों में से केवल दो तत्वों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, नंबर 1 भूगोल और दूसरा है प्राकृतिक साधन। मतलब आज हम राष्ट्रीय शक्ति के दो तत्वों की चर्चा करेंगे जो कि किसी भी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। बाकी जो 9 तत्व बचेंगे इस पे हम देखेंगे, अगर संभव हुआ तो एक लेक्चर अपलोड कर देंगे, अन्यथा 2 लेक्चर में आपके जो 9 तत्व बचेंगे उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज केवल 2 तत्वों की बात करेंगे। तो नोट करें, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व भूगोल, प्राकृतिक साधन, 2 तत्व ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 38 पार्ट नंबर 1, लेक्चर नंबर 38 पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है, क्या कि बेटा ये राष्ट्रीय शक्ति है ही क्या? राष्ट्रीय शक्ति की तत्व क्या चीज़ है? तो ध्यान दीजिएगा, शक्ति के लिए 2 तत्वों का होना ज़रूरी है, 2 पक्षों का होना ज़रूरी है। मतलब शक्ति के लिए 2 पक्ष अति आवश्यक हैं। अब अ नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, या अ नामक राष्ट्र राज्य, ब नामक राष्ट्र राज्य। ठीक है बेटा, क्योंकि हम तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ यही कहेंगे कि अ नामक राष्ट्र राज्य, ब नामक राष्ट्र राज्य। अ नामक राष्ट्र राज्य में आप भारत को ले सकते हैं, ब नामक राष्ट्र राज्य में आप अमेरिका को ले लें, रूस को ले लें, चीन को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, जापान को ले लें, जो मर्जी आए। तो जब अ नामक राष्ट्र राज्य ब नामक राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है और वह कार्य कराने की जो क्षमता अ नामक पक्ष के पास में है, जो क्षमता, जो योग्यता, जो सामर्थ्य अ नामक राष्ट्र राज्य के पास में है, वह क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। और वो क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य क्या होती है बेटा? जैसे भूगोल है, प्राकृतिक साधन है, इसके बाद में 9 जो तत्व हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज तो आपको यही ध्यान रखना है कि प्राकृतिक साधन और भूगोल भी वास्तविक रूप में किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति की योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य होता है। और जो ये योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है वही बेटा राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कहलाते हैं, जिनमें आज हम 2 तत्वों की चर्चा करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ, जब अ नामक राष्ट्र राज्य ब नामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, तो अ नामक राष्ट्र राज्य ब नामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, तो यहाँ नियंत्रित करने के अ नामक राष्ट्र राज्य के पास में जो योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है, वह योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कहलाते हैं। जैसा कि भूगोल और प्राकृतिक साधन 2 तत्व ले रहे हैं, 9 तत्व नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। चलिए अब हम राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, इन तत्वों का वर्गीकरण पिछले लेक्चर में कर दिया है। ठीक है बेटा, तो आज हम 2 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शक्ति का जो पहला तत्व है भूगोल है। क्या है? ज्योग्राफी, भूगोल। बेटा किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति को आपको समझना हो तो निश्चित है आपको ये देखना ही होगा कि वहाँ का भूगोल कैसा है। बिना भूगोल को समझे आप उस राष्ट्र राज्य की शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे पहले आपको भूगोल की जानकारी या भूगोल का विश्लेषण करना ही होगा। अब यहाँ हम इसको 2 पार्ट में विभाजित कर समझेंगे। भूगोल को ए राष्ट्रीय शक्ति का सबसे स्थिर तथा मूर्त तत्व भूगोल है, और बी है भूगोल और विदेश नीति। मतलब भूगोल को हम 2 पार्टों के आधार पर समझेंगे। सबसे पहला लिखें आप, राष्ट्रीय शक्ति का सबसे स्थिर तथा मूर्त तत्व भूगोल है। बेटा ध्यान दें, यहाँ राष्ट्रीय शक्ति का सबसे स्थिर तथा मूर्त तत्व भूगोल है। मतलब जो भूगोल है वो राष्ट्रीय शक्ति का अमूर्त तत्व नहीं बल्कि मूर्त तत्व है ना। पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको
राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण समझाया था। वहाँ पर स्थिर, अस्थिर, मूर्त, अमूर्ति सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति का सबसे स्थिर यदि कोई तत्व है तो भूगोल है, और सबसे मूर्त तत्व है तो कौन है बेटा, वो भूगोल है। ठीक है। अब अगली बात आती है, एग्जाम पूछ लिया जाता है, मूडी नाम का विद्वान है, मूडी, स्पाइकमैन, होसोफर, मैकिंडर भूगोल को राष्ट्र शक्ति का निर्धारक तत्व मानते हैं। बेटा ध्यान दें, मतलब मूडी, स्पाइकमैन, होसोफर, मैकिंडर भूगोल को, ज्योग्राफी को राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व मानते हैं। मतलब ये विद्वान ऐसे हैं जो कि भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व मानते हैं। हालांकि ये बात गलत है, भूगोल ही राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व नहीं होता है, बल्कि अन्य तत्व भी राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करते हैं, क्योंकि केवल अकेले भूगोल के आधार पर आप किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मानव तत्व की अनदेखी की जा रही है। जबकि मानव तत्व जैसे कि नेतृत्व है, लीडरशिप है, मानव तत्व राष्ट्रीय शक्ति में अहम भूमिका निभाता है। अतः ये कहना गलत है कि भूगोल, केवल भूगोल राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व है, गलत बात है ये। ठीक है बेटा। अब एक विद्वान है नेपोलियन, नाम सुना होगा आपने। नेपोलियन कहते हैं कि एक राष्ट्र की विदेश नीति इसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। मतलब नेपोलियन कह रहे हैं कि भले कोई भी राष्ट्र राज्य हो, राष्ट्र की विदेश नीति इसके भूगोल द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब नेपोलियन का कहना है कि कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति तय करता है तो उस विदेश नीति का जो निर्धारण होता है वास्तविक रूप में भूगोल के आधार पर होता है। इसमें कुछ सत्यता भी है, ये बात पूर्णतः सत्य है। मतलब विदेश नीति के निर्धारण में भूगोल की अहम भूमिका होती है। ये बात किसने कही है? नेपोलियन ने। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के अंतर्गत भूगोल की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विश्व को समझने के लिए, मतलब यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना चाहते हैं, तो विश्व को समझने के लिए मानवीय, आर्थिक तथा राजनीतिक भूगोल, वापस विश्व को समझने के लिए मानवीय भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा राजनीतिक भूगोल, ध्यान दें, राजनीतिक भूगोल का मूल ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मतलब यहाँ आपको बेटा ये समझना है कि अगर आपको विश्व को समझना हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? मानवीय भूगोल को समझना होगा, आर्थिक भूगोल को समझना होगा, राजनीतिक भूगोल को समझना होगा। जब तक आपको मानवीय भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा राजनीतिक भूगोल का मूल ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप वास्तविक रूप में विश्व को नहीं समझ सकते। इसलिए नोट करेंगे, विश्व को समझने के लिए मानवीय भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा राजनीतिक भूगोल का मूल ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते। नेक्स्ट, इतिहास को कई बार गतिमान भूगोल भी कह दिया जाता है। इतिहास को कई बार क्या? गतिमान भूगोल भी कह दिया जाता है। मतलब इतिहास को ही कई बार गतिमान भूगोल कह दिया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात आती है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल के स्वरूप तथा भूमिका का विश्लेषण निम्न भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में, राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है ना भूगोल, तत्व के रूप में भूगोल के स्वरूप तथा भूमिका, बेटा ध्यान दें, भूगोल के स्वरूप तथा भूमिका का विश्लेषण निम्न भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जा सकता है। मतलब ये भौगोलिक तत्व हैं जिनके आधार पर आप भूगोल के स्वरूप तथा उसकी भूमिका को अच्छे से समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 5 बातें बताई हैं। नंबर 1, मानचित्र। अगर आपको किसी भी देश के भूगोल को समझना है तो इसके लिए आपको मानचित्र का सहारा लेने का होगा, और मानचित्र के आधार पर आप वास्तविक रूप में उस राष्ट्र राज्य की सीमाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, संचार की व्यवस्था है या नहीं है, तो इसके आधार पर काफ़ी बातों को आप समझ सकते हैं। इसलिए आप निश्चित रूप में यदि भूगोल के स्वरूप को जानना चाहते हैं, उसकी भूमिका को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मानचित्र का सहारा लेंगे, मैप का सहारा लेंगे। मानचित्र के आधार पर आप जो है भूगोल के स्वरूप को समझ सकते हैं। दूसरा, आपको आकार का सहारा लेना होगा, अर्थात ये देखना होगा कि जो राष्ट्र राज्य है उस राष्ट्र राज्य का आकार छोटा है या बड़ा है। अगर कोई भी राष्ट्र राज्य का आकार बहुत बड़ा है तो बड़े राष्ट्र राज्य को
युद्ध में हराना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि छोटे राष्ट्र राज्य को निश्चित रूप में जीता जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आज तो हम देखेंगे कि परमाणु जो हथियार हैं वो इतने विस्तृत मात्रा में हैं बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों के पास में कि छोटे राष्ट्र राज्यों को वो मतलब कुछ समय में ही समाप्त कर सकते हैं। तो मानचित्र का भी रोल होता है, आकार का भी रोल होता है। उसके बाद में स्थिति का भी रोल होता है। स्थिति के रोल का मतलब ये है कि वास्तविक में रूप में जो राष्ट्र राज्य उसकी लोकेशन क्या है, अगर कोई राष्ट्र राज्य मान लीजिएगा समुद्री शक्ति बनने की क्षमता रखता है, कोई राष्ट्र राज्य ऐसा है जो समुद्र से काफ़ी दूरी पर है, समुद्री शक्ति बनने की क्षमता नहीं रखता है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्थिति लोकेशन का भी फ़र्क होता है कि उस राष्ट्र राज्य की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है। उसके बाद में जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। भाई अगर मान लीजिएगा किसी राष्ट्र राज्य किसी देश की जलवायु गर्म है, तो जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ के व्यक्ति बड़े आलसी होते हैं, बड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि जिस देश की जलवायु मतलब जो है थोड़ा हम कहेंगे कि ठंडी होती है, तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं कर्मठ होते हैं, मतलब हष्टपुष्ट होते हैं और वो आलसी नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो जलवायु का भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। इसके बाद में भू आकृति का भी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको, जैसे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड का जो इंग्लिश चैनल के कारण इंग्लैंड शक्तिशाली बना हुआ है। इसी के साथ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर की वजह से ये शक्तिशाली बना हुआ है। तो भू आकृति का भी योगदान होता है। और इसके बाद में उसकी बाउंड्री, सीमा के आधार पर भी आप जो है भूगोल के स्वरूप और भूमिका को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीमा की बात आती है तो हम देखेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में अक्सर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। क्या? अक्सर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। अब इस सीमा की बात आती है तो बेटा सीमा भी एक प्रकार से हम कहेंगे दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक सीमा और एक होती है कृत्रिम सीमा। कृत्रिम सीमा ऐसी होती है जो कि मनुष्य के द्वारा ही तय की जाती है। जो कृत्रिम सीमा होती है उसके ऊपर राष्ट्र राज्यों में विवाद बना रहता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो ये निश्चित रूप में कृत्रिम सीमाएँ क्या होती है? अनिश्चित होती है तो निश्चित रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में जो है विवाद होता रहता है। जबकि जो प्राकृतिक सीमा होती है, प्राकृतिक सीमा में कोई विवाद नहीं होता है। तो निश्चित रूप में भूगोल के स्वरूप या भूमिका को समझना है तो आपको सीमा की जानकारी भी होनी चाहिए और इन सब बातों को देखना होगा, तो आपको मानचित्र का सहारा लेना होगा। तो ये 6 बातें हैं जिसके आधार पर आप राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल के स्वरूप और भूमिका का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो ए हो गया, राष्ट्रीय शक्ति का सबसे स्थिर तथा मूर्त तत्व क्या है? भूगोल है। बी, भूगोल में आएगा ये भूगोल और विदेश नीति। ये तो आपको मैंने पहले ही कह दिया, जैसे नेपोलियन कह रहे हैं कि एक राष्ट्र की विदेश नीति इसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। निश्चित रूप में कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करता है तो विदेश नीति के निर्धारण में भूगोल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है भूगोल और विदेश नीति। अर्थात जैसे ऑप्शन देखिएगा यहाँ कि भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर विवाद बना रहता है। तो इस विवाद का मूल कारण क्या है? भूगोल ही है। चूँकि इनके यहाँ भारत और पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में सीमा संबंधी विवाद बना हुआ है। मतलब इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक सीमा है वही इस प्रकार की है कि इनमें विवाद है। क्योंकि जो सीमाएं वो कृत्रिम सीमाएं, और कृत्रिम सीमाएं क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं तो इनमें सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। इसलिए आप देखिएगा यहाँ कि भारत और चीन में, भारत और पाकिस्तान में अक्सर विवाद बना रहता है। और अगर दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँ यहाँ, तो वास्तविक रूप में सोवियत संघ से नज़दीकी और अमेरिका से दूरी होने के कारण भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो ये भी एक प्रकार से भारत की विदेश नीति में भूगोल का अहम योगदान है। नेक्स्ट, भूगोल की सहायक तथा अवरोधक भूमिका। देखिएगा बेटा, वास्तविक रूप में जो भूगोल होता है वह विदेश नीति में सहायक और अवरोधक की भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिएगा भूगोल के अंतर्गत जो कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सारी बताई हैं, अगर ये अनुकूल हैं तो निश्चित रूप में विदेश नीति में सहायक है, और अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो विदेश नीति में ये अवरोधक की भूमिका निभाएंगी। ठीक है बेटा। अब फिर मैंने लास्ट में यहाँ लिखा है, ये है मतलब भूगोल स्वतंत्र निर्धारक तत्व नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय
शक्ति को निर्धारित करने में मानवीय तत्वों का भी योगदान होता है। जबकि कुछ विद्वानों ने, जैसे इन्होंने कहा है कि भूगोल राष्ट्रीय शक्ति का स्वतंत्र निर्धारक तत्व है, जो कि ये बात पूर्णतया गलत है। इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है, ये है मतलब भूगोल स्वतंत्र निर्धारक तत्व नहीं है, मतलब भूगोल राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण करने में मानवीय तत्वों का भी योगदान होता है, मानवीय तत्वों का भी योगदान होता है। केवल भूगोल से ही किसी राष्ट्र राज्य की शक्ति को आप नहीं आंक सकते, इसलिए भूगोल स्वतंत्र निर्धारक तत्व नहीं है। हाँ, ये बात सही है, राष्ट्रीय शक्ति का तत्व तो है ये, लेकिन निर्धारक तत्व नहीं है, क्योंकि मानवीय तत्वों का भी, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मानवीय तत्व का भी अपना योगदान होता है, मानवीय तत्व की भी अपनी अहम भूमिका होती है। इसलिए भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति का स्वतंत्र निर्धारक तत्व नहीं कहा जा सकता। ठीक है बेटा। अब दूसरा तत्व लेंगे इसका, प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन बेटा, राष्ट्रीय शक्ति का जो दूसरा तत्व है वह है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन भी राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, प्राकृतिक साधन राष्ट्रीय शक्ति के स्थिर तत्व हैं। ज़रा नोट करें, जो प्राकृतिक साधन होता है ना, वो राष्ट्रीय शक्ति का स्थिर तत्व है। किसकी तरह? ये भूगोल की तरह स्थिर तत्व है। मतलब प्राकृतिक साधन भी और भूगोल भी जो है राष्ट्रीय शक्ति के क्या है? स्थिर तत्व है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है किसी भी रूप में। स्थिर तत्व है। अब ये बात तो क्लियर होगी कि भाई जो प्राकृतिक साधन है वो वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति के कैसे साधन है? अस्थिर या स्थिर? तो आप कहेंगे स्थिर साधन है। अब इसके बाद में पामर एवं पर्किंस नाम के एक विद्वान है बेटा। कौन? नोट करें, पामर एवं पर्किंस। ये एग्जाम पूछा जाता है। पामर एवं पर्किंस ने प्राकृतिक साधनों को 5 भागों में बांटा है। बेटा नोट करें, पामर एवं पर्किंस ने प्राकृतिक साधनों को 5 भागों में विभाजित किया है। मतलब इन्होंने प्राकृतिक साधनों को 5 भागों में बांट दिया है। किसको? प्राकृतिक साधनों को। कौन कौन है वो? कच्चा माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, खाद्य सामग्री, कृषि उपज। 5 हो गए बेटा। मतलब पामर और पर्किंस ने प्राकृतिक साधनों को 5 भागों में बांट दिया है। नेक्स्ट, हांस जे मार्गेनथाउ। नोट करें, हांस जे मार्गेनथाउ, या आप लिख सकते हैं मार्गेनथो। मार्गेनथो ने प्राकृतिक साधनों को 2 प्रकार का बतलाया है, या मार्गेनथो ने प्राकृतिक साधनों का दोहरा वर्गीकरण किया है। पहला इन्होंने बताया कच्चा माल, दूसरा बताया खाद्य सामग्री। नोट करें, पहला है कच्चा माल, दूसरा है खाद्य सामग्री। अब इन दोनों का हम अलग से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत सारी बातें आ जाती हैं। कच्चा माल और खाद्य सामग्री। पहले लेंगे हम कच्चा माल। मतलब मार्गेनथो ने जो प्राकृतिक साधन का दोहरा वर्गीकरण किया है, उसमें पहला है कच्चा माल, दूसरा है खाद्य सामग्री। पहले लेंगे हम कच्चा माल। कच्चे माल के अंतर्गत इन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। ए, खनिज पदार्थ, बी, प्राकृतिक उत्पादन, और सी है पशु उत्पादन। बेटा ध्यान दें, कच्चे माल को 3 भागों में बांट दिया है मार्गेनथाउ ने। खनिज पदार्थ, इसके अंतर्गत अभ्रक, तांबा, लोहा इत्यादि ले सकते हैं। प्राकृतिक उत्पादन के अंतर्गत आप रबड़ इत्यादि को ले सकते हैं। और पशु उत्पादन के अंतर्गत जो है आप भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि को ले सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो कच्चा माल, इस कच्चे माल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किसी भी राष्ट्र राज्य की जो शक्ति है उसके निर्धारण में इसका योगदान होता है। भाई किसी राष्ट्र राज्य में, देश में खनिज पदार्थ की मात्रा अच्छी है, प्राकृतिक उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, पशु उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, तो निश्चित रूप में वो राष्ट्र राज्य शक्तिशाली बनने की क्षमता रखता है। ठीक है बेटा। तो ये कच्चा माल हो गया। अब ध्यान दें, अब इस कच्चे माल के ऊपर ही मैंने 3 बिंदु बनाए हैं। क्या है? कच्चे माल का विदेश नीति पर प्रभाव। बेटा ध्यान दें, देखिएगा कच्चे माल का विदेश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी राष्ट्र राज्य के पास में कच्चे माल की बहुतायतता है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में उसकी विदेश नीति बहुत ज़्यादा निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की बहुतायतता है तो अन्य राष्ट्र राज्य उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो निश्चित रूप में उसकी विदेश नीति का यह आधार बन जाता है। खैर है कच्चे माल की विद्वानता शक्ति का स्रोत होती है। अब किसी राष्ट्र राज्य के पास में कच्चे माल की बहुतायतता है तो निश्चित रूप में वो भी शक्ति का स्रोत होती है। क्या? कच्चे माल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो। और
गह कच्चे माल का प्रयोग करने की क्षमता भी एक तत्व है। अब किसी के पास कच्चा माल तो है, लेकिन कच्चा माल होते हुए उसका प्रयोग करना नहीं जाने, और कोई ऐसा जिसके पास कच्चा माल नहीं है लेकिन फिर भी उस कच्चे माल का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिएगा जापान की बात आती है, तो जापान के पास में जो है लोहा नहीं है, उसके बावजूद भी आज वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज़ का निर्माण कर रहा है, जबकि भारत के पास लोहे की मात्रा तो है लेकिन उसका सदुपयोग अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इसलिए कच्चे माल का प्रयोग करने की जो क्षमता है ना, वो भी एक तत्व है। मतलब कच्चा माल तो है लेकिन उसका प्रयोग करना जानता है या नहीं जानता है, ये भी एक निर्धारक तत्व है। तो ये हो गया आपका कच्चा माल। दूसरा है खाद्य सामग्री, इधर आइएगा। अब दूसरा है खाद्य सामग्री, मतलब मार्गिन था उन्हें प्राकृतिक साधनों का दोहरा वर्गीकरण किया है। पहला है कच्चा माल, दूसरा है खाद्य सामग्री, इधर आइए खाद्य सामग्री। अब खाद्य सामग्री के बारे में, खाद्य सामग्री जो खाने की सामग्री होती है, R.W. हीलर हैं एक विद्वान, R.W. हीलर कह रहे हैं कि भूख आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और 20वीं सदी की चुनौती मानव भूखमरी के मध्य दौड़ है। मानव भूखमरी के मध्य दौड़ है, मतलब वास्तविक रूप में जो भूख है आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भूख आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और 20वीं शताब्दी की चुनौती मानव भूखमरी के मध्य की दौड़ ही है। कौन कह रहे हैं? R.W. हीलर। तो वास्तविक रूप में किसी राष्ट्र राज्य के पास में खाद्य सामग्री उचित मात्रा में है या नहीं, यह भी वास्तविक रूप में ये निर्धारित करता है कि वह राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होगा या नहीं, अर्थात ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो ये खाद्य सामग्री है, इस खाद्य सामग्री का अध्ययन हम दो प्रकार से करेंगे। ए, खाद्यान्न तथा सैनिक शक्ति। बेटा ध्यान दें, खाद्यान्न तथा सैनिक शक्ति, अर्थात वास्तविक रूप में किसी राष्ट्र राज्य के पास में खाद्यान्न की मात्रा अच्छी है तो उसकी सैनिक शक्ति भी अच्छी होगी। कारण क्योंकि जैसा विद्वानों ने कहा है कि जो सेना होती है वह पेट के बल पर दौड़ती है, अर्थात भूखी सेना क्या युद्ध कर सकती है। इसलिए निश्चित रूप में खाद्यान्न तथा सैनिक शक्ति, अगर किसी राष्ट्र राज्य के पास में खाद्यान्न ही उचित मात्रा में नहीं है तो वहाँ की सैनिक शक्ति भी जो है श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, और उचित मात्रा में खाद्य सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री है, तो निश्चित रूप में वहाँ सैनिक शक्ति भी अच्छी होगी। ठीक है बेटा। बी है खाद्यान्न राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है, अर्थात निश्चित रूप में यदि किसी राष्ट्र राज्य के पास में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा है तो वहाँ पर ये राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और खाद्यान्न का अभाव है तो वहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति भी जो है प्रभावशाली नहीं होगी। वहाँ अर्थात उस राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति कमज़ोर होगी, दुर्बल होगी, निर्बल होगी। क्योंकि मुख्य बात तो ये है कि सबसे पहले भले ही किसी भी राष्ट्र राज्य की आम जनता हो, जनसाधारण हो या सेना हो, उनको भरपेट भोजन तो मिलना ही चाहिए। इसलिए खाद्यान्न राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। अतः यह बात आपको देखनी होगी कि किसी भी राष्ट्र राज्य के पास में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है या नहीं, खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है या नहीं। अगर खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है तो निश्चित रूप से शक्तिशाली है। और एक राष्ट्र राज्य ऐसा है जो खाद्यान्न के ऊपर भी दूसरे राष्ट्र राज्य से जो है मतलब निर्यात करता है। क्या करता है? निर्यात करता है कि आयात करता है, ये बात आपको समझना है। अब एक राष्ट्र राज्य निर्यात कर रहा है तो शक्तिशाली होगा, आयात कर रहा है तो इतना शक्तिशाली नहीं होगा। मतलब खाद्यान्न का भी आयात किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। अगर ऐसे भी नहीं समझ तो ऐसे समझेंगे कि जिस राष्ट्र राज्य के पास में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार होता है वो शक्तिशाली होगा, जिसके पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार नहीं होता है, दूसरे पर निर्भर होता है, वो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। अतः खाद्यान्न भी राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। तो आज मैंने आपको राष्ट्रीय शक्ति की दो तत्व बताए हैं, भूगोल और प्राकृतिक साधन। टोटल 11 तत्व मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें 2 तत्वों की चर्चा आज हो गई है, बच गई 9 तत्व। 9 तत्वों को कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में, अगर ये संभव हुआ तो एक साथ 9 के 9 तत्व समझा दूंगा। संभव नहीं होगा तो हम 2 लेक्चर में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को स्पष्ट कर देंगे। एक लेक्चर तो आज हो गया, 2 लेक्चर और तैयार होंगे या एक लेक्चर तैयार होगा, वो हम स्थिति देख लेंगे कि मेरे विद्यार्थी अगर एक लेक्चर के माध्यम से 9 तत्वों को समझ रहे हैं तो मैं एक के आधार पर समझा दूंगा, अन्यथा 2 लेक्चर और तैयार कर दिए जाएंगे। बस आज तो इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शक्ति के 2 तत्व भूगोल और प्राकृतिक साधन आपको समझाए हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आप राष्ट्रीय शक्ति के 2 तत्व भूगोल और प्राकृतिक साधन को अच्छे से समझ गए। मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को जो है निर्धारित करने में भूगोल और प्राकृतिक साधन की अहम भूमिका होती है। यस बेटा, ओके।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।